तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। होपफुली आपकी एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से इस समय चल रही होगी। तो इसी बीच हम एक और चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एक वीडियो में पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे एंड आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो भाई, सबसे पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या होता है। तो देखो भाई, आज की डेट में बहुत सारे देश आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जो भी देश आपस में ट्रांजैक्शन करते होंगे तो उसका रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करते होंगे। तो जब देशों के बीच ट्रांजैक्शन की जाती है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो बच्चों उसी रिकॉर्ड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है, लिखा है ना कि ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। सिंपल सिंपल यह एक प्रकार का अकाउंट है जो एक देश और बाकी देश के बीच होने वाली सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है ये जी? रिकॉर्ड करता है सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को जो एक देश और बाकी देश के बीच होती है एक निश्चित समय में। निश्चित समय मतलब वही एक साल की ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाली। तो उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब एक क्वेश्चन आया कि भैया आपने बोला इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ये होती है, समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इन प्रकार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि इसमें विजिबल आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, इसका बच्चों मतलब होता है गुड्स से। दूसरा, इसमें इनविजिबल आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब होता है सर्विसेज से। तो गुड्स भी आ गई एंड सर्विस भी आ गई। उसके बाद बच्चों होती है यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक तरफ से ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई गिफ्ट दिया अमेरिका को, या अमेरिका में मेरे भाई बहन रहते हैं तो उनको मैंने कुछ पैसा भेज दिया। वन साइडेड ट्रांसफर, क्या बोलते हैं उसको? यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये भी रिकॉर्ड होता है। एंड इसके अलावा कैपिटल ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर जो हमारी असेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, उधार लेना या देना। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट हमने वहां करी या उन्होंने हमारे देश में करी। तो नॉर्मली इन सभी प्रकार की ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। बात करें बीओपी के फीचर्स की, तो सबसे पहला फीचर वही है कि ये सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, वो भी एक सिस्टमैटिक तरीके से। दूसरा, इसमें विजिबल आइटम आता है, इनविजिबल आइटम आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है एंड कैपिटल ट्रांसफर आता है। इसके बाद ये एक प्रकार का बच्चों फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि इसको हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मापते हैं। उसके बाद ये डबल एंट्री बुक कीपिंग पर बेस्ड है। डबल एंट्री का मतलब है अगर कुछ डेबिट है तो कुछ क्रेडिट भी है। जैसे कि अगर हमारे देश में बाहर से पैसा आता है, हमें फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी रिसीव हुई, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं इसको करूंगा क्रेडिट। और अगर मान लो मैंने बाहर देश में पेमेंट की है, मैंने खर्चा किया है, तो इसको करूंगा मैं डेबिट। तो पैसा आएगा तो क्रेडिट, जाएगा तो डेबिट। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा एक इंट्रो। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एंड दोनों को मिलाकर बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए तो बात करते हैं पहले करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बच्चों करंट अकाउंट वो होता है तो इन तीन प्रकार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। पहला है विजिबल आइटम, मतलब गुड्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। दूसरा, इनविजिबल आइटम, सर्विस को रिकॉर्ड करना। तीसरा, यूनिट ट्रांसफर, एक तरफा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ये तीनों करंट अकाउंट में आते हैं। तो पहले बात करते हैं विजिबल की। इसमें क्या आता है जी? गुड्स का, केवल गुड्स, सर्विस यहां पे गलत आ गया। इसमें केवल गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शामिल होता है। अगर मैं गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूं, गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूं, बेचता हूं, तो पैसा आएगा। एंड आपको पता है पैसा आएगा तो क्रेडिट। एंड अगर मैं गुड्स का इंपोर्ट करता हूं, गुड्स खरीदता हूं, तो मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसा जाएगा एंड जाएगा तो डेबिट। तो गुड्स किस में आती है जी? करंट अकाउंट में आती है। उसके बाद आता है हमारा इनविजिबल आइटम। इसको थोड़ा समझना ध्यान से। इनविजिबल आइटम में बच्चों आती है सर्विसेज। क्या आती है जी? सर्विसेज। और सर्विसेज यहाँ पे दो प्रकार की बताई गई है। एक होती है बच्चों फैक्टर सर्विस, एक होती है हमारी नॉन फैक्टर सर्विस। एक होती है कौन सी? फैक्टर सर्विस, एक होती है नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस में क्या आता है? तो उसमें मैं बाहर जॉब करता हूं, मैंने जॉब की, जॉब वाली सर्विस दी, तो मुझे मिले बदले वेजेस मिली, सैलरी मिली। ठीक है,
मेरे को जो है इंटरेस्ट मिला, मुझे रेंट मिला। मान लो अमेरिका में मेरी बिल्डिंग है, उसको मैंने किराए पे दिया तो मेरे को रेंट मिला, मुझे डिविडेंड मिला। तो अगर मेरे को ये वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड अगर ये सब प्राप्त होता है तो उसको बोलता हूं मैं कि ये मेरी अर्निंग है। ये मेरी अर्निंग है कहां से? फैक्टर सर्विस से। हम फैक्टर सर्विस को बच्चों इनकम भी कहते हैं। तो एक तो ये आता है इसके अंदर। उसके अलावा होती है नॉन फैक्टर सर्विस, जिसको नॉर्मली अपन लोग सर्विस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग वाली सर्विस हमने उनको दी या उन्होंने हमसे ली, शिपिंग वाली सर्विस, इंश्योरेंस वाली सर्विस या टूर वाली सर्विस। तो एक सर्विस ये भी होती है। तो ये दोनों सर्विस किस में आती है? इनविजिबल आइटम में आती है। अब अगर मैं सर्विस एक्सपोर्ट करता हूं, मतलब मैं सर्विस देता हूं, तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्रेडिट, और अगर मैं सर्विस लेता हूं तो पैसा जाएगा, एंड अगर पैसा जाएगा तो डेबिट। समझ में आ गया? ये आपका हो गया इनविजिबल आइटम। उसके बाद बच्चों अगला होता है क्या? यूनिलेटरल ट्रांसफर या फिर करंट ट्रांसफर। इसको हम लोग वन साइडेड ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। ऐसा ट्रांसफर जो केवल एक तरफ से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें बाहर से गिफ्ट मिले, अब गिफ्ट मिले, मैंने कुछ दिया थोड़ी है, हमें डोनेशन मिला, ठीक है, या रेमिटेंस। रेमिटेंस समझते हो? दोस्त या रिश्तेदार द्वारा पैसा भेजना या पैसा प्राप्त करना, ठीक है। तो ये हो गया रेमिटेंस। अब अगर गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस हमको बाहर से इंडिया में प्राप्त हुआ तो वही पैसा आया। पैसा आया तो क्रेडिट। लेकिन अगर मैंने गिफ्ट दिया, डोनेशन दिया, रेमिटेंस दिया तो पैसा गया, एंड पैसा गया तो डेबिट। ये तीन तरह की ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस की बात करते हैं। तो करंट अकाउंट में जब बच्चों जब पैसा आएगा एंड पैसा जाएगा, तो हो सकता है हमें करंट अकाउंट में फायदा हो गया, पैसा आया ज्यादा गया कम, या क्या पता घाटा हो गया, पैसा आया ज्यादा, सॉरी आया कम गया ज्यादा, या क्या पता बैलेंस रहा, जितना आया उतना गया। तो इस केस में करंट अकाउंट के बच्चों कुछ बैलेंस बन जाते हैं कि अगर इन तीनों आइटम से, विजिबल, इनविजिबल, न्यूट्रल, इन तीनों आइटम से जितना प्राप्त हुआ, इन तीनों आइटम के लिए हमने उतना ही पे किया। इट मींस करंट अकाउंट में जितना पैसा आया उतना हमने पे किया। इसको बोलते हैं बैलेंस करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस करंट अकाउंट। ना तो यहाँ पे सरप्लस हुआ, फायदा हुआ, ना तो यहाँ पे घाटा हुआ। जितना पैसा इनफ्लो हुआ उतना पैसा ही आउटफ्लो हुआ। इसको बोलते हैं बैलेंस करंट अकाउंट। इस केस में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो बीओपी का अकाउंट है, वो स्टेबल है, ना तो वो फायदे में हो ना तो वो घाटे में हुआ। सेकंड केस, मान लो करंट अकाउंट के इन तीनों आइटम का रिसीट, पैसा आया ज्यादा एंड इन तीनों आइटम का पैसा गया कम। अब पैसा आया ज्यादा गया कम तो करंट अकाउंट क्या बन गया जी? सरप्लस बन गया। इस केस में यह शो होता है कि अल्टीमेटली नेट हमारे पास पैसा आया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 500 करोड़ रुपए आए और 400 करोड़ रुपए गए, तो अल्टीमेटली देखा गया तो 100 करोड़ हमारे पास आए हैं। तो नेट इनफ्लो शो करता है। यह बताता है कि इस केस में नेशन जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का लेंडर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास अब 100 करोड़ फालतू है तो हम इसका उधार दे सकते हैं, तो हम लेंडर बन सकते हैं, हम उधार दे सकते हैं। तो शो करता है कि नेशन क्या बन गया जी? लेंडर बन गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। ये एक बड़ा कंसेप्ट होता है किससे? ट्रेड सरप्लस से। ट्रेड सरप्लस आगे आएगा, बट बता दूं शॉर्ट में, यहां पे केवल गुड्स की बात होती है। जब केवल गुड्स की बात हो तो ट्रेड सरप्लस, लेकिन जब गुड्स, सर्विस एंड इसकी बात हो तो करंट अकाउंट सरप्लस। तो ऑब्वियस बात है, इसमें करंट अकाउंट में तीनों आते हैं, उसमें केवल गुड्स आते हैं, तो करंट अकाउंट एक बड़ा कंसेप्ट है ट्रेड वाले अकाउंट से। उसके बाद बीओपी में इसका बैलेंस पॉजिटिव है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है, तो इसका क्या होगा? पॉजिटिव बैलेंस होगा। अच्छा, सेम नीचे हो गया, अगर इन तीनों अकाउंट का पैसा आया कम और पैसा गया ज्यादा तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा करंट अकाउंट भाई साहब घाटे में आ गया। इसका मतलब क्या है? अब अल्टीमेटली पैसा मेरे पास से जा रहा है, और इस केस में अब मैं बन जाऊंगा बोरोवर, क्योंकि अब मैं घाटे में हूं, और घाटे वाले केस में पूरा करने के लिए अब मेरे को पैसा उधार लेना पड़ेगा। मान लो मैं 100 रुपए घाटे में हूं, अब वो 100 रुपए घाटे को पूरा करने के लिए मुझे बाकी देशों से उधार लेना पड़ेगा। तो यहां में क्या बन गया? बोरोवर। ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है, किससे? ट्रेड डेफिसिट से। क्यों? बिकॉज यहां पे तीनों आता है, गुड्स, सर्विस एंड ट्रांसफर, जबकि यहां पे केवल क्या आता है जी? उसमें केवल गुड्स आती है।
इसका बीओपी में एक नेगेटिव बैलेंस होता है, क्योंकि यहां पे हम घाटे में हैं तो नेगेटिव बैलेंस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों करंट अकाउंट तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं किसकी, कैपिटल अकाउंट की। इसमें भी तीन तरह की ट्रांजैक्शन आती है। सबसे पहला आता है बोरिंग एंड लैंडिंग। मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आती है जो हमारी असेट या फिर लायबिलिटी को अफेक्ट करेगी। एंड देखना, इन ट्रांजैक्शन से देश की असेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला उधार लेना या उधार देना कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। बोरिंग, अगर मान लो मैंने उधार लिया तो पैसा आएगा तो क्रेडिट। और मान लो मैंने उधार दिया तो पैसा जाएगा तो डेबिट। तो उधार वाली आइटम कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, मान लो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बाहर के लोगों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की तो पैसा आएगा तो क्रेडिट। या मैंने बाहर के देश में इन्वेस्टमेंट करी, मैं इन्वेस्टमेंट बाहर करूंगा तो पैसा जाएगा तो डेबिट। अच्छा, एक बात और, जो इन्वेस्टमेंट है वो दो प्रकार की होती है, एफडीआई और एफपीआई, जिसकी बात मैं आगे अभी करने वाला हूं। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और ये अभी आपको यहां पे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये इसकी बारी जो है आपकी आगे आएगी, बस फिलहाल इतना समझ लो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, याद रखना जो देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके पास भी फॉरेन करेंसी होती है बहुत सारी। तो उसके पास जो पैसा है आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब आरबीआई के पास जब पैसा बढ़ता है या घटता है तो आरबीआई के पास जो चेंज हो रहा है उस चेंज को बच्चों यहां पे लिखा जाता है। समझ में आ गया? आगे बोलता है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बीओपी के फाइनेंसिंग आइटम को के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर बीओपी घाटे में है या बीओपी फायदे में है, यस, बीओपी का भी घाटा फायदा होता है। अगर देश का बीओपी घाटे में है या फायदे में है तो उसको ठीक करने के लिए हम इस ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। और ये यूज कैसे करते हैं ये आपका आगे आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं ढंग से आगे डिटेल में आपको पढ़ाने ही वाला हूं, तो समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने कहा था जो डिफरेंस एक होता है बच्चों एफडीआई, एक होता है एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी फिजिकल असेट में या कैपिटल असेट में, मतलब ऐसी संपत्ति में जिसको देखा छुआ महसूस किया जा सकता है, उसको बोलते हैं एफडीआई। बट अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है फाइनेंशियल असेट में, देखो फाइनेंस यहां पर बच्चों आएगा असेट, फाइनेंशियल असेट में। अब फाइनेंशियल असेट क्या होता है बच्चों? फाइनेंशियल असेट का मतलब होता है शेयर्स में, डिबेंचर में या बॉन्ड्स में। अगर आपने इसमें ट्रांजैक्शन करी तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, जबकि यहां पे क्या होता है, हमने लैंड में, बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, मशीन में, फिजिकल असेट में ट्रांजैक्शन करी। समझ में आ गया? उसके बाद एक डिफरेंस और आता है कंट्रोल। एफडीआई में हमारी असेट पर, संपत्ति पर फुल कंट्रोल होता है, जबकि एफपीआई में हमारी असेट पर, संपत्ति पर फुल कंट्रोल नहीं होता। हमारा शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स पर फुल कंट्रोल नहीं है, वो कंपनी के कंट्रोल उस पर मेनली ज्यादा होता है। जबकि यहाँ पे हमारा जमीन, बिल्डिंग, मशीन पे हमारा फुल कंट्रोल है, बिकॉज हम इसको खरीद के इसके प्रॉपर मालिक बन चुके हैं। बट यहाँ पे मालिक तो हम बन जाते हैं, बट फिर भी कंट्रोल शेयर डिबेंचर बॉन्ड का मेनली कंपनी के हाथों में होता है, हमारे हाथों में नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की बात करते हैं। जैसे आपने करंट अकाउंट के बैलेंस पढ़े, अब बात करते हैं किसकी? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की। कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो जानो पहले क्या होता है, फिर आगे इसके बैलेंस के बारे में। देखो भाई, कैपिटल इनफ्लो का मतलब है कैपिटल अकाउंट में पैसे का आना, एंड आउटफ्लो का मतलब है कैपिटल अकाउंट से पैसे का जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाहर से लोन लिया तो पैसा आएगा, दैट्स वाई कैपिटल इनफ्लो, पैसा आ रहा है। आपने अपनी कोई संपत्ति बेची, ठीक है, तो पैसा आएगा तो इनफ्लो। आपने फॉरेन कंपनीज के शेयर्स बेचे तो भी पैसा आएगा तो इनफ्लो। या मान लो बाहर के बंदे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा लाएंगे, तब भी पैसा आया तो इनफ्लो।
तो कुछ एग्जाम्पल किसके हो गए? इनफ्लो के। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आउटफ्लो, हमारे पास से पैसा जाना, हमने कोई लोन ले रखा था, हमने लोन की पेमेंट करी तो पैसा गया आउटफ्लो। ठीक है, मैंने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा, मैंने शेयर खरीदे, पैसा गया आउटफ्लो। मैंने किसी फॉरेन कंट्री कोई असेट परचेज करी, जमीन परचेज करी, पैसा जाएगा आउटफ्लो। या मैंने बाहर उधार दिया। तो एक होता है आउटफ्लो, एक होता है इनफ्लो। अब ये बोलता है अगर कैपिटल का इनफ्लो जितना पैसा आया उतना ही पैसा गया तो कैपिटल अकाउंट हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, इनफ्लो हुआ ज्यादा, कैपिटल में पैसा आया ज्यादा एंड कैपिटल में पैसा गया कम, तो हम किस में आ गए जी? सरप्लस में आ गए, फायदे में आ गए। अच्छा, कैपिटल में पैसा आया कम और पैसा गया ज्यादा, हम किस में आ गए जी? घाटे में आ गए। तो ये होते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। आपने करंट अकाउंट पढ़ा, उसके बैलेंस पढ़े, कैपिटल अकाउंट पढ़ा, उसके बैलेंस पढ़े। तो यहाँ पे करंट एंड कैपिटल फिनिश हो गया है। अब जरा समझना मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। अब इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन यहां पे निकल के आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी जो होता है वो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, या फिर बीओपी बैलेंस कब होता है। तो मेरी बात को सुनना समझना बहुत ध्यान से बच्चों। बीओपी बैलेंस तब होता है जब बीओपी का अमाउंट क्या आ जाए जी? जीरो। जब बीओपी का टोटल क्या आ जाए जी? जीरो। और बीओपी में दो खाते आते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल। अगर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों को जोड़कर जीरो आता है, दोनों को जोड़कर जीरो आता है, तो बोलूंगा हम इक्विलिब्रियम में है, ये हमारा बीओपी कैसा है जी? बैलेंस्ड है। समझ में आ गया? अब दोनों को जोड़कर जीरो कैसे आएगा? तो ऑब्वियस ये बात है कि मान लो करंट अकाउंट में मुझे घाटा होता है। क्या होता है जी? घाटा। करंट अकाउंट में घाटा समझते हो ना, कि पैसा आया कम करंट अकाउंट में और गया ज्यादा, तो मुझे घाटा हो गया बेटा मान लो 400 करोड़ का। तो क्या हो गया? घाटा हो गया। अब अगर करंट अकाउंट में घाटा है और बीओपी को बैलेंस करना है तो कैपिटल अकाउंट में क्या होना चाहिए जी? अगर करंट अकाउंट में घाटा है तो कैपिटल अकाउंट में क्या होना चाहिए जी? 400 का सरप्लस होना चाहिए ना। तभी तो मेरे भाई इससे ये कटेगा और यहां बैलेंस क्या आएगा जी? जीरो आएगा। तो इट मींस अगर करंट अकाउंट में घाटा है तो यहां पे फायदा होना चाहिए, तभी जीरो आएगा। या ऐसे बोलूं, अगर करंट अकाउंट में फायदा है, मान लो यहां पे मेरे को 400 रुपए का फायदा है, तो फिर कैपिटल में 400 का मुझे क्या होना चाहिए जी? डेफिसिट, घाटा होना चाहिए। अगर यहां पे होगा फायदा तो वहां पे होना चाहिए घाटा, तभी तो काटा पीटी करूंगा, उससे गया ये क्या आएगा जी? जीरो आएगा। तो उसका मतलब है करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट तो वहां पे सरप्लस, यहां पे सरप्लस तो वहां पे डेफिसिट होना चाहिए। अब एक बात सुनना ध्यान से, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ये कुछ भी हो सकता है, हमें इसको देखते हुए कैपिटल अकाउंट पे चेंज करना होता है। हम करंट अकाउंट में चेंज नहीं कर सकते, इसको देखते हुए इसमें क्या करना हमें वो डिपेंड करना होता है। कैपिटल अकाउंट याद रखना, हमें इसमें चेंज किसमें हमें कैपिटल अकाउंट में चेंज करना होता है। याद रखना, ऐसा मत बोलना, सुनो, ऐसा मत बोलना कि भैया यहां पे सरप्लस है तो यहां पे घाटा करना ही नहीं, यहां से यहां पे आ सकते हैं कि यहां पे सरप्लस है तो यहां पे घाटा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? हमें इससे यहां पे आना है, यहां पे डेफिसिट है तो यहां पे कुछ भी करके सरप्लस करना पड़ेगा, और यहां पे सरप्लस है तो यहां पे कुछ भी करके डेफिसिट करना पड़ेगा। हम केवल इसको चेंज कर सकते हैं, बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसको छेड़ नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? अच्छा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन एक बार बन चुका है कि मान लो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब करंट अकाउंट में घाटा है, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा? तो ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर करंट अकाउंट में घाटा है, अगर क्या है करंट अकाउंट में क्या है 400 का घाटा, तो उसको कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से पूरा करूंगा। करंट अकाउंट के घाटे को हमेशा कैपिटल अकाउंट के फायदे से ही पूरा किया जाएगा। एंड कैपिटल अकाउंट में बेनिफिट, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस कब होगा जी? सरप्लस तब होगा जब पैसा आएगा ज्यादा एंड जाएगा कम। इट मींस पैसे आने की बात हो रही है, तो जब कैपिटल अकाउंट में पैसे का इनफ्लो होगा, पैसा आएगा, तभी सरप्लस में होगा, एंड जब ये सरप्लस में होगा तभी करंट अकाउंट के घाटे को पूरा किया जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट में पैसा कहां से आएगा? तो हो सकता है हमने कोई संपत्ति बेच दी अपनी और संपत्ति बेच के पैसा आ गया,
या हो सकता है हमने बाहर से उधार ले लिया एंड उधार लेके पैसा आ गया। तो कैपिटल अकाउंट में जब पैसा आएगा तभी करंट अकाउंट के घाटे को पूरा किया जाएगा। ये वाली जो मैंने बात बोली ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इससे इसमें चेंज करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यस ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के एंगल से लगा लो उसको इंपॉर्टेंट। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है तो सुनो भाई, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका बीओपी के घाटे या फायदे से कोई मतलब नहीं है, ये ट्रांजैक्शन देश में केवल और केवल इकोनॉमिक मोटिव मतलब कि प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। तो जो ट्रांजैक्शन केवल प्रॉफिट कमाने के लिए की जाए उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसे लोगों को कोई मतलब जो ये करते हैं ट्रांजैक्शन, तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है देश का बीओपी घाटे में हो या फायदे में हो, नहीं, इनको केवल एक ही मतलब प्रॉफिट कमाना। लेकिन 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 इनकी ट्रांजैक्शन की वजह से अब मान लो देश का बीओपी घाटे में आ गया या मान लो फायदे में आ गया, जबकि बीओपी घाटे या फायदे किसी में भी नहीं होना चाहिए। बीओपी हमेशा जीरो होना चाहिए, हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। घाटा भी अच्छी बात नहीं है और फायदा भी अच्छी बात नहीं है, इस बात पे विशेष ध्यान देना। बच्चे बोलते भैया बेनिफिट फायदा तो अच्छी बात है ना, अभी समझ में आएगा आगे ऐसा क्यों मैं मना कर रहा हूं। ठीक है, तो इसकी ट्रांजैक्शन की वजह से जो भी बीओपी घाटे या फायदे में आया, अब उस बीओपी के इम्बैलेंस, इम्बैलेंस मतलब क्या, डेफिसिट सरप्लस, तो जो भी बीओपी घाटे डेफिसिट से सरप्लस में आया, अब उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हम अब जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसको बच्चों क्या बोलेंगे, एकोमोडेटेड ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले ये होती है लेन देन, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, फिर हम देखते हैं कि उनकी ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, घाटे में आए या फायदे में आए, और इसकी ट्रांजैक्शन को देखने के बाद अब हम करेंगे ट्रांजैक्शन ताकि बीओपी के घाटे या फायदे को जीरो किया जा सके। और अब हम जो करेंगे ट्रांजैक्शन बीओपी को जीरो करने के लिए क्या बोलेंगे उसको, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, याद रखना इस ट्रांजैक्शन का बीओपी के स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है, बीओपी घाटे में हो फायदे में हो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि इस ट्रांजैक्शन का जो है बीओपी से मतलब है, ये बीओपी पे डिपेंड होती है, बीओपी घाटे में होगा तो ऐसे करेंगे और फायदे में होगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन बीओपी में डेफिसिट या फिर सरप्लस क्रिएट करती है, घाटा या फिर फायदा कौन लाता है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। जबकि ये ट्रांजैक्शन तो बीओपी में बच्चों बैलेंस लेके आती है, बीओपी को जीरो करती है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के अंदर भी हो सकती है एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर भी हो सकती है, मतलब प्रॉफिट लॉस के लिए करंट अकाउंट का प्रयोग भी कर सकते हैं एंड कैपिटल अकाउंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन 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 बीओपी को अगर बैलेंस करना है, और बैलेंस कौन करता है, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो अगर बीओपी को बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए ओनली कैपिटल अकाउंट का प्रयोग करते हैं। और ये वाली बात मैंने आपसे यहां पे की थी, मैंने कहा था कि अगर बीओपी को जीरो करना है, बैलेंस करना है, तो केवल कैपिटल अकाउंट में चेंज करना होता है, केवल कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ही बीओपी को बैलेंस कर सकते हैं, करंट अकाउंट के माध्यम से नहीं। तो वही तो यहां पे बोला गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बीओपी को बैलेंस करना है तो वो ओनली कैपिटल अकाउंट में होता है। उसके बाद ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को अबव द लाइन आइटम भी कहते हैं, ठीक है, और अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन आइटम भी कहते हैं। ये औकात से बाहर ट्रांजैक्शन जाती है तो क्या बोल दिया, अबव द लाइन आइटम। लेकिन ये ट्रांजैक्शन औकात के अंदर रहकर करते हैं ताकि बीओपी बैलेंस में रहे, तो क्या बोला इसको, बिलो द लाइन आइटम। ठीक है, उसके बाद एक नोट आ रहा है, ध्यान से समझ लो इस नोट को। अब बताओ बीओपी को घाटे या फायदे में कौन करता है, ऑटोनॉमस या अकोमोडेटिंग, ऑटोनॉमस। यही तो बीओपी घाटा और फायदा करता है। तो बोलता है अगर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में पैसा मिला कम और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में पैसा गया ज्यादा, इसकी बात हो रही है। इन ट्रांजैक्शन का पैसा आया कम और पैसा गया ज्यादा, पैसा आया कम और गया ज्यादा, तो पूरा बीओपी कहां पे आएगा, घाटे में आएगा। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन का जो पैसा है, सॉरी ऊपर, इस ट्रांजैक्शन का जो पैसा है वो आया ज्यादा और पैसा गया कम, आया ज्यादा गया कम, तो बीओपी फायदे में। लेकिन सुनो ना, इस ट्रांजैक्शन का जितना पैसा आया उतना ही पैसा गया, तो और अच्छी बात है,
इसको छेड़ना ही नहीं पड़ेगा। इसको मैं कब छेड़ता हूं? जब घाटे या फायदे में हो, लेकिन जितना पैसा आया उतना पैसा गया, तो बीओपी अपने आप ही बैलेंस हो गया, मेरे को इसको छेड़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो ये डिफरेंस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपसे कहा भी था कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आगे पढ़ाऊंगा। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो कहां गया भाई? ये रहा। मैंने कहा था कि ये चीज जो है मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब इसकी बात करते हैं, और इसको समझना भाई सब बहुत ध्यान से, थोड़ा टाइम जाएगा इसके ऊपर, बस समझना एकदम अच्छे से। देखो भाई, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन ORT बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इतनी देर से बकवास कर रहा हूं कि बीओपी को बैलेंस करना होता है, बीओपी को बैलेंस करना होता है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बीओपी को बैलेंस करती है। कह रहा हूं ना मैं, कैसे, हाउ, बीओपी को बैलेंस करते कैसे? अब ये बताओ, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बीओपी को बैलेंस करती है ना, कैसे? तो सुनो भाई, बीओपी को बैलेंस करने के लिए ही ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन या फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करते हैं। बच्चों, ये हमारे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर ही आते हैं। ये हमारे किसके अंदर आते हैं जी? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर ही आते हैं। अब सुनो क्या होता है बच्चों, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी बाय अ सेंट्रल बैंक टू स्टेबलाइज द बीओपी। बीओपी को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल मतलब क्या? बीओपी को जीरो करने के लिए, बीओपी को बैलेंस करने के लिए। जब सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी को, डॉलर को खरीदता है या बेचता है, ऑब्वियस ये बात है कि या तो खरीदेगा या बेचेगा, तो सेंट्रल बैंक बीओपी को जीरो करने के लिए फॉरेन करेंसीज को खरीदता है या बेचता है, तो इसी खरीद बेच को क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी बाय सेंट्रल बैंक। क्यों? टू स्टेबलाइज द बीओपी। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंज लाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी बेचेगा तो सेंट्रल बैंक के पास पैसा कम पड़ जाएगा, उसने अपनी करेंसी बेच दी ना, तो सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन करेंसी कम हो गई। और अगर खरीदेगा तो करेंसी आ रही है, बढ़ गई, तो इससे फॉरेन करेंसी, इससे, इस ट्रांजैक्शन से सेंट्रल बैंक का जो रिजर्व है वो चेंज होता है, इसलिए इसको अपन लोग चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं। बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, पेपर में अगर पूछ ले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ORT की, तो सुनो, सबसे पहला ये बीओपी को बैलेंस करने में काम आता है। ये बीओपी के घाटे को कवर कर लेता है, और अगर बीओपी में सरप्लस है तो उसको भी एब्सॉर्ब कर लेता है। अल्टीमेटली बीओपी को जीरो करना सा काम है। ठीक है, मेकिंग इट एन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, और ये एक प्रकार की बच्चों अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होती है। दूसरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दूसरा अकोमोडेटिंग के साथ साथ ये एक प्रकार की कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी है। क्यों? मैंने बोला ना, बीओपी को बैलेंस करने के लिए केवल कैपिटल अकाउंट का प्रयोग करते हैं, करंट अकाउंट का नहीं करते, तो इसलिए इसको अपन लोग कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मोर रेलेवेंट इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आपको याद होगा इससे पहले वाले चैप्टर में एक होती है फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन है ये फिक्स एक्सचेंज रेट के तहत आती है। क्यों? क्योंकि यहां पे कौन आ गया? यहां पे आ गया सेंट्रल बैंक। यहां पे कौन आ गया? सेंट्रल बैंक। एंड आपको पता है जब सेंट्रल बैंक आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन वो कि ये बीओपी को बैलेंस करता कैसे है, समझेंगे। तो देखो भाई, हाउ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन वर्क्स। बेटा मान लो मेरा बीओपी घाटे में है, ठीक है, ये मार्केट है जहां पे क्या होती है? फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होती है, और मान लो इस मार्केट में मेरा बीओपी $200 के घाटे में है। अब ये घाटे में है, लेकिन इक्विलिब्रियम में आने के लिए मेरे को क्या करना है? बीओपी को जीरो करना है। मार्केट में 200 घाटा है, मतलब मार्केट में 200 रुपए कम है, रुपए बोल लो, रुपए कम है। अब क्या करेगा जी? तो आरबीआई के पास मान लो कितने पड़े हैं? $1000। लेकिन मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये क्या करेगा? अपने $1000 में से $200 निकालेगा और बेच देगा। किसको?
मार्केट को, जिससे क्या होगा, मार्केट में $200 का इनफ्लो हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। जैसे ही $200 आएंगे बीओपी जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 200 के घाटे में था, अब $200 आ गए तो हमारा बीओपी क्या हो गया जी, जीरो हो गया। तो मार्केट तो बैलेंस हो गई, लेकिन यहां पे क्या हुआ, आरबीआई का रिजर्व घट गया, क्योंकि 1000 थे 200 बेच दिए, तो इसके पास केवल कितने बचे, 800 बचे। तो इस प्रकार से मार्केट को बैलेंस करते हैं। अगर मार्केट घाटे में है तो आरबीआई पैसा बेच देगा, डॉलर ले लो, अपना घाटा खत्म करो। समझ में आ गया? इससे क्या होगा, आरबीआई का रिजर्व थोड़ा कम हो जाएगा। क्या लिखा है, जो आरबीआई का ऑफिशियल रिजर्व है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट आइटम में लिखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस साइड आएगा जी, क्रेडिट साइड आएगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो पैसा आ रहा है ना, तो $200 आए हैं ना, और जब पैसा आता है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट। तो बीओपी के कहां जाएगा, ये क्रेडिट साइड बन जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा, यहां पे ऑफिशियल रिजर्व आरबीआई का बच्चों घट जाता है, 1000 से घट के 800 हो गया। ठीक है। आरबीआई ने क्यों किया ऐसा, ताकि बीओपी को स्टेबलाइज मतलब जीरो किया जा सके। तो बीओपी घाटे वाले केस में ऐसा होता है। लेकिन मान लो बीओपी सरप्लस है और उसको जीरो करना है, तो कैसे होगा, कि मान लो मार्केट में, ये जो मार्केट है, इस मार्केट में क्या है जी, $300 का फायदा है, लेकिन आपको पता है बीओपी जीरो करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, उसके पास कितने थे, $1000, ये मार्केट में जो 300 एक्स्ट्रा पड़े हैं उन्हें परचेस कर लेगा, उन्हें आरबीआई क्या कर लेगा जी, बाय कर लेगा। यहाँ पे 300 आएगा, सॉरी, आरबीआई उसको बाय कर लेगा। तो मार्केट से $300 चले गए आरबीआई के पास, तो मार्केट में क्या बच गया, जीरो। मार्केट तो आपकी क्या हो गई, स्टेबल हो गई। ठीक है। लेकिन आरबीआई के पास जो रिजर्व है अब वो बढ़ गया, 1000 तो थे ही थे, 300 उसने और खरीद लिए, कितने हो गए जी, 1300 हो गए। तो इस केस में क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाता है। इसको एक डेबिट आइटम को बोलेंगे। क्यों डेबिट आइटम इसलिए बोलेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट से तो पैसा जा रहा है ना, $300 थे वो आरबीआई ने ले लिए, तो इनके पास से तो पैसा गया, और अगर पैसा जाता है, पैसा का आउटफ्लो होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, डेबिट। ठीक है। इस तो बीओपी सरप्लस वाले केस में क्या होता है, सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी बाय करता है, जबकि डेफिसिट वाले केस में सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी सेल करता है। ठीक है। होपफुली कैसे काम करता समझ में आ गया होगा। तो इसकी शॉर्ट समझ, अगर बीओपी बैलेंस है, ना तो घाटा है ना फायदा है, तो फिर ऑफिशियल जब ट्रांजैक्शन करेंगे ही नहीं। इसको तभी तो करते हैं जब डेफिसिट हो या सरप्लस हो। अगर बीओपी ऑलरेडी बैलेंस है, वो ऑलरेडी जीरो है, तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन करने की कोई नीड नहीं है। आरबीआई के रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं होगा। जो मैंने बात बोली ये उसकी समरी है कि घाटे वाले केस में करेंसी को सेल करेंगे। ठीक है। आरबीआई का रिजर्व घट जाएगा, क्रेडिट आइटम है। बीओपी के फायदे वाले केस में करेंसी को बाय करेगा आरबीआई, आरबीआई का रिजर्व बढ़ जाएगा, एक डेबिट आइटम है। और बीओपी बैलेंस है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। ओके। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके आ जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बच्चों क्या होता है, ये मैंने बीच में नहीं पढ़ाया, बट लास्ट में पढ़ा रहा हूं, बिकॉज टॉपिक थोड़ा ठीक है, इतना खास नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। केवल गुड्स, जब गुड्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो उसे बच्चों क्या बोलते हैं जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, केवल गुड्स, केवल गुड्स, केवल गुड्स, ओनली विजिबल आइटम की बात होती है। बात करें इसके फीचर्स की, तो उसमें केवल गुड्स आती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को ट्रेड बैलेंस या फिर बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। ये एक नैरो कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट तो गुड्स भी आती है, सर्विस भी आती है, एक तरफा ट्रांसफर भी आते हैं, असेट लायबिलिटी वाले ट्रांजैक्शन मतलब कैपिटल ट्रांजैक्शन भी आती है। जबकि इसमें केवल गुड्स आता है, तो ये छोटा पार्ट है। पीओपी एक बड़ा पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड 3 टाइप का होता है, जितना एक्सपोर्ट किया उतना इंपोर्ट किया तो बोलूंगा बैलेंस बीओटी। अगर एक्सपोर्ट किया ज्यादा, इंपोर्ट किया कम, तो सरप्लस बीओटी या फिर ट्रेड सरप्लस, और देश के लिए फेवरेबल और अच्छा होता है, क्योंकि यहां पैसा आया जाना है, गया कम है। अच्छा, अगर एक्सपोर्ट है कम, इंपोर्ट है ज्यादा, तो घाटा हो जाएगा, इसको बोलूंगा ट्रेड डेफिसिट। क्यों? ये अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे पैसा गया ज्यादा है एंड आया कम है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर एग्जाम में सवाल बन सकता है। ओके।
उसके बाद अब एक डिफरेंस और इसके बाद एक डिफरेंस और देन चैप्टर ओवर। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर, जल्दी 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 करेंगे। देखो भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड केवल गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सभी ट्रांजेक्शन आती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, गुड्स भी, सर्विस भी, यूनिटल भी एंड कैपिटल भी। ठीक है, सेकंड बोलता है वही, इसमें केवल गुड्स आती है एंड इसमें विजिबल इनविजिबल इसमें सभी ट्रांजेक्शन आती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा कंसेप्ट है क्योंकि बीओपी का पार्ट है, जबकि बीओपी एक बड़ा कंसेप्ट है बिकॉज बीओपी में ये आता है एंड इसके साथ साथ और भी चीजें आती है। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, अनफेवरेबल बीओटी कैन बी, समझ ध्यान से, अनफेवरेबल बीओटी कैन बी कवर्ड बाय फेवरेबल। देखो ये छोटा है ये बड़ा है, ये तो आप जानते ही हो। अब अगर इसमें घाटा होता है तो इसके घाटे को इससे पूरा कर सकता हूं, समझना। ये छोटा आदमी है, ये बच्चा है और ये बाप है। अगर बच्चों को नुकसान हुआ तो बाप उसकी भरपाई पूरी कर देगा, लेकिन एन अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी कवर्ड बाय फेवरेबल बीओटी। लेकिन अगर बाप को घाटा हुआ तो क्या बच्चा इतना कमाता है कि बाप का घाटा पूरा कर देगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल हो गए, यहां पे केवल गुड्स के एग्जाम्पल दिए, फॉर एग्जाम्पल चाय, मशीनरी, टेक्सटाइल, केवल गुड्स है। जबकि यहाँ पे गुड्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल आ गया, बोरिंग का एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, तो ये किसमें आ गया आपका बीओपी। तो उनमें डिफरेंस एग्जाम में आए, होपफुली आप लोग कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, पेपर में ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, समझना ध्यान से। बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल वही गुड्स एंड सर्विस, केवल गुड्स का विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, जबकि करंट अकाउंट में तो विजिबल आइटम एंड इनविजिबल आइटम दोनों का होता है। अब एक बच्चा बोला भैया करंट अकाउंट में विजिबल इनविजिबल के साथ साथ एक और होता है ना, यूनिलेटरल ट्रांसफर, तो वो नोट लिख रखा है मैंने कि याद रखना, इनविजिबल के अंदर ऑलरेडी हम पहले शामिल कर देते हैं। इनविजिबल में फैक्टर सर्विस भी आती है, याद करो, नॉन फैक्टर भी आती, याद करो, और यूनिलेटरल ट्रांसफर भी बच्चों इनविजिबल में आता है। जो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है ना, तो भारत के बीओपी में इसको अलग से शो नहीं करते, इसको एक तरफा ट्रांजैक्शन को इनविजिबल्स के अंदर ही शामिल कर देते हैं। तो अगर आपको केवल इनविजिबल मिले तो भी ठीक है, इनविजिबल के साथ अगर ये अलग से मिल जाए तो भी ठीक है। ओके, आगे बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा कंसेप्ट है क्योंकि यहां पे केवल गुड्स की बात होती है, ये करंट अकाउंट का पार्ट है, जबकि करंट अकाउंट एक बड़ा कंसेप्ट है बिकॉज इसमें गुड्स के साथ साथ बाकी चीज भी आती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इसी के अंदर आता है और इसके अलावा और भी चीज आती है। आगे बोलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल फिजिकल गुड्स की ट्रांजैक्शन शामिल होती है जिनको बॉर्डर क्रॉस करते हुए देख सकते हैं। जो गुड्स है, गुड्स तो ऑब्वियसली बात है बॉर्डर क्रॉस करेगी ही करेगी, लेकिन करंट अकाउंट में फिजिकल गुड्स के साथ साथ सर्विस की ट्रांजैक्शन भी आती है एंड सर्विस को हम बॉर्डर क्रॉस करते हुए देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल वहां कोई बंदा है एंड मैं यहां से मैं उसको ऑनलाइन पढ़ाता हूं, अब ऑनलाइन में ही बैठ के पढ़ा रहा हूं ना, बट सर्विस दे रहा हूं बाहर। अब क्या इसको बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखा गया? नहीं देखा गया। तो बहुत सारी सर्विस यही बैठे बैठे हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें बॉर्डर क्रॉस नहीं होता। तो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करते हुए देख भी सकते हैं गुड्स वाले केस में, नहीं भी सर्विस वाले केस में, लेकिन यहाँ पे केवल देख सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? तो इसमें आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड्स वाला बैलेंस, एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इनविजिबल वाला बैलेंस, मतलब इन तीनों का बैलेंस भी करंट अकाउंट के अंदर ही आता है। तो ये हो गए इन दोनों के डिफरेंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको वीडियो एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी, 40 मिनट के आसपास की शायद वीडियो बन गई होगी। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।